नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड इतिहास की हम लोगों ने क्लास की सीरीज चलाई हुई है, जिसकी में 2 क्लासेस आपको ऑलरेडी करवा दी गई हैं। ये आपकी 3rd क्लास रहने वाली है, जिसमें हम आज बात करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने कुनिंद वंश के बारे में संपूर्ण जितना भी इतिहास था उसको कवर कर लिया था। अब हम आज इस वीडियो में कार्तिकेयपुर राजवंश को पूरा कवर करेंगे। तो देखिए, जो आपकी हिस्ट्री की क्लास है, ये आपके जो आपका ग्रुप सी का एग्जाम होगा उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके यूकेपीएससी द्वारा जैसे आपका लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम्स कराए जाते हैं तो उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में देखिए, अगर आप पीसीएस का मेंस का एग्जाम देने वाले तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ये सीरीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिल सके और इस तरह का स्टडी मटेरियल आपको मिल सके। नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, आज का जो सेशन है इसको बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है कार्तिकेयपुर राजवंश। तो देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश जो है वह उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो पहला ही आप देख लेंगे, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश को किसको कहा जाता है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश को कहा जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो बसंत देव थे। तो ये आपको नाम याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो आपने बताना है बसंत देव थे। उत्तराखंड का ख्याति प्राप्त राजवंश कौन सा था, तो वो कार्तिकेयपुर ही था। उत्तराखंड के इतिहास में किस वंश को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश जो है उसको उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश के संबंध में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो अभिलेखों से प्राप्त होती है, स्मारकों से प्राप्त होती है, ताम्रपत्रों एवं गढ़ और पवाड़ों से आपकी कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है आपका, देखिए, अब तक कार्तिकेयपुर ऑब्लिक कर्त्यूरी कालीन कितने ताम्र अभिलेख मिले हैं, तो कितने ताम्र अभिलेख मिले, टोटल आपके 5 ताम्र अभिलेख मिले हैं। एक पांडुकेसर चमोली से मिला है, बागेश्वर से मिला है और बालेश्वर चंपावत से मिला है। अगला पॉइंट देखते हैं, कार्तिकेयपुर शासकों की प्रारंभिक राजधानी, तो प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, कार्तिकेयपुर जोशीमठ थी। जोशीमठ जो आपका कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है। देखिए, हाल ही में जोशीमठ का नाम बदल के क्या कर दिया है, ज्योतिर्मठ कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्तिकेयपुर शासकों की राजकीय भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी इनकी राजकीय भाषा। कार्तिकेयपुर शासकों की लोक भाषा क्या थी, पाली थी। यानी कि राजकीय भाषा संस्कृति थी और लोक भाषा क्या थी, पाली भाषा थी। कार्तिकेयपुर शासकों के आराध्य देव कौन थे, तो कार्तिकेय थे। तो कार्तिकेय स्वामी जो थे वो कार्तिकेयपुर शासकों के आराध्य देव थे। नेक्स्ट देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश की सीमाएं क्या थी, यानी कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण आपकी सीमा क्या थी, तो पूर्व में क्या था आपका, गंडक नदी थी। पश्चिम में आपकी सतलज नदी थी और आपका उत्तर में आपकी उत्तर में आपके कैलाश और दक्षिण में आपके रुहेलखंड। तो ये इनकी कार्तिकेयपुर राजवंश की सीमा थी, यानी पूर्व में गंडक नदी, पश्चिम में सतलज और उत्तर में कैलाश और दक्षिण में रुहेलखंड। तो ये आप याद रखिएगा, इनकी जो ये सीमाएं थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश के समय उत्तराखंड में किस संत का आगमन हुआ था, तो शंकराचार्य का आगमन हुआ था। कब हुआ था, 8वीं ईस्वी में, यानी कि 1800 ईस्वी में इनका आगमन हुआ था उत्तराखंड में। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ की स्थापना, जोशीमठ में ज्योतिर्मठ की स्थापना किसने की थी, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने ही की थी। अब देखिए, जोशीमठ का नाम बदल के यही कर दिया गया है ज्योतिर्मठ जिसकी स्थापना जोशीमठ में की थी, किसने की थी, आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना शरीर कब त्याग किया था, तो 820 ईस्वी में त्याग दिया था। कहाँ त्याग किया था, केदारनाथ में। आप देखते होंगे केदारनाथ में इनकी प्रतिमा भी बनाई गई है आदि गुरु शंकराचार्य की। तो 820 ईस्वी में इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। कहाँ किया था, केदारनाथ में किया था। अगला पॉइंट देखिए, कार्तिकेयपुर शासकों की दूसरी राजधानी क्या थी, दूसरी राजधानी बैजनाथ बागेश्वर थी। पहले आपको पता है जोशीमठ चमोली में थी, दूसरी जो राजधानी थी इनकी बैजनाथ बागेश्वर में थी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश का कौन सा शासक अपनी राजधानी बैजनाथ ले गया, तो बैजनाथ जो आपकी राजधानी बनी किसने बनाई थी, नरसिंह देव ने बनाई थी। जो जोशीमठ से
कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी को कहाँ ले गया? बैजनाथ बागेश्वर में ले गया। कौन ले गया? नरसिंह देव। तो नाम आपने याद रखना है। कार्तिकेयपुर राजवंश की शीतकालीन राजधानी क्या थी? तो ढिकुली रामनगर। ढिकुली एक जगह पड़ती है रामनगर नैनीताल में, जिसको कार्तिकेय राजवंश ने अपनी शीतकालीन यानी जब ठंड पड़ती थी उस समय उन्होंने अपनी जो राजधानी थी ढिकुली रामनगर को बनाया था। तो 3 राजधानी आपको पता चल गई होंगी, जोशीमठ, उसके बाद आपका बैजनाथ बागेश्वर, तीसरा आपका ढिकुली रामनगर। उत्तराखंड में जागर प्रथा की शुरुआत किसने की? तो जागर जो होते हैं आपके, वो कार्तिकेयपुर शासकों द्वारा ही आपकी शुरुआत की गई थी जागर प्रथा की। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जागर प्रथा अगर आपसे पूछेगा किसने शुरुआत की, तो कार्तिकेयपुर शासकों ने ही शुरुआत की थी। अगला पॉइंट देखिए, किस लेखक ने कार्तिकेयपुर शासकों को सूर्यवंशी बताया? तो सूर्यवंशी किसने बताया? बद्रीदत्त पांडे ने बताया। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की प्लस चीज। बद्रीदत्त पांडे ने कार्तिकेयपुर शासकों को सूर्यवंशी यानी कि सूर्यवंश के बताया, इनको सूर्यवंश का होना बताया। नेक्स्ट अगला पॉइंट, जनुश्रुतियों के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। तो ये जनुश्रुतियों के अनुसार है। इतिहासकार ने वासुदेव एवं बसंत देव को एक ही माना है, यानी कि जनुश्रुति यानी कि लोगों के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक वासुदेव माना गया है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव। तो इतिहासकार जो कहते हैं वो कहते हैं कि वासुदेव और जो बसंत देव है वे एक ही व्यक्ति था। ठीक है, तो इन्हीं ने यही इनके संस्थापक हुए। अगला पॉइंट देखिए 21वां, किस लेखक के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा मूलतः अयोध्या के थे? तो लक्ष्मीदत्त शर्मा के अनुसार जो कार्तिकेयपुर राजा थे वह अयोध्या से आए हुए थे, यानी अयोध्या के थे, ये इन्होंने बताया। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, कार्तिकेयपुर शासकों के प्रमुख देवता कार्तिकेय का मंदिर कहां पर है? तो नेपाल के बोगटान में है। तो ये आपने याद रखना है, कहां पे है कार्तिकेय का मंदिर? नेपाल के बोगटान में। अगला पॉइंट देखते हैं, बसंत देव के संबंध में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के अभिलेख से। तो बसंत देव हैं, इनके संबंध में जानकारी कहां से? बागेश्वर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ त्रिभुवन राज के अभिलेख से, तो वहां से इनकी जानकारी का पता चलता है। बसंत देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परम भट्टारक, जिसको महाराजाधिराज भी कहा जाता था। तो परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? बसंत देव ने की थी। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, देखिए बसंत देव की पत्नी का नाम क्या था? तो राज नारायणी देवी था। नाम याद रखिएगा, राज नारायणी देवी। बसंत देव ने कौन सा गांव ब्राह्मणों के आग्रह के रूप में दिया था? ब्राह्मणों को आग्रह के रूप में कौन सा ग्राम दिया था? शरणेश्वर गांव जो था उसको ब्राह्मणों को के आग्रह पे उन्होंने ये दिया था। किसने दिया था? बसंत देव ने, शरणेश्वर गांव को। जोशीमठ के नरसिंह देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जोशीमठ में देखिए जो नरसिंह देव मंदिर है, जोशीमठ अब ज्योतिर्मठ हो गया, यानी कि ज्योतिर्मठ के नरसिंह देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बसंत देव जी ने ही करवाया था। अब यहाँ पे हम नोट देखते हैं, बसंत देव के बाद उनका पुत्र गद्दी पर बैठा था, लेकिन अभिलेख से उनके पुत्र का नाम मिट जाने के कारण उनके बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। यानी कि देखिए बसंत देव की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद जो उनकी जो गद्दी खाली हुई थी उन पे कौन बैठा था? उनका पुत्र बैठा था। बट जो अभिलेख प्राप्त हुए उन अभिलेख में उनके पुत्र का नाम मिट जाने के कारण उसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती। उसकी उपाधि भी परम भट्टारक की थी और वह शैव मत का था, यानी कि जो उनका पुत्र था वो शैव मत का था और उनने भी परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। बागेश्वर शिलालेख के अनुसार शरणेश्वर गांव को उसने विहदेश्वर को अर्पित कर दिया था। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये जो नोट बताया। अगला पॉइंट, कार्तिकेय राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो कार्तिकेय राजवंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जिसको वीरम देव भी कहा जाता था। शांति काल में शीत काल में बद्रीनाथ की पूजा किस मंदिर में होती थी? तो नरसिंह मंदिर में होती थी। नरसिंह मंदिर जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, जिसका निर्माण वसंत देव ने करवाया था। तो शीतकालीन में जो बद्रीनाथ, जो अभी आपको पता है चमोली जिले में, उसकी बद्रीनाथ की पूजा किस मंदिर में होती थी? नरसिंह मंदिर में होती थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, कत्यूरियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय कृषि था कत्यूरियों का। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, कत्यूरी सेना कितने विभागों में विभाजित थी?
तो 4 विभागों में विभाजित थी। तो पैदल पैदल सेना, अश्व सेना जिसको अश्व बलाधिकृत बोला जाता था, हाथी सेना इसको हस्त बलाधिकृत बोला जाता, ऊंट सेना है जिसको ऊष्ट बलाधिकृत बोला जाता है। कत्यूरी सेना 4 भागों में विभाजित थी, पैदल, अश्व, हाथी और ऊंट। तो आपको ये याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, तीनों सेनाओं का संयुक्त सर्वोच्च सैन्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो उसको कहा जाता था हस्तस्योग बलाधिकृत। तो आपने याद रखना है, हस्तस्योग बलाधिकृत बोला जाता था तीनों सेनाओं के संयुक्त सर्वोच्च सैन्य अधिकारी को। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, कत्यूरी काल में ब्राह्मण धर्म को उत्तराखंड में व्यापक सम्मान मिलता था। तो जो ब्राह्मण धर्म था उसको व्यापक सम्मान मिलता था कत्यूरी काल में, कत्यूरी शासन में। कत्यूरी राज की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिकारी होता? तो प्रांतपाल होता। तो प्रांतपाल कौन होता था? जो कत्यूरी राज की सीमाओं की सुरक्षा करता था, प्रांतपाल कहलाता था। अगला पॉइंट 36वां देखिए, नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा, कर वसूली तथा अवांछित व्यक्तियों की देखरेख के लिए कौन सा अधिकारी होता? तो नरपति। तो जो नदी घाटों पे आवागमन की सुविधा के लिए और कर वसूली के लिए और अवांछित व्यक्तियों की देखरेख के लिए जो अधिकारी नियुक्त होता था उसको नरपति बोला जाता था। नदी और घाटी के किनारे ये रहते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, स्थापत्य की दृष्टि से उत्तराखंड का सर्वाधिक समृद्ध काल कौन सा है? कत्यूरी काल। ये तो ऑप्शन कत्यूरी काल जो होगा स्थापत्य कला के लिए उत्तराखंड में सर्वाधिक स्थापत्य कला का निर्माण किसने करवाया? कत्यूरी काल में ही हुआ। उत्तराखंड के अधिकांश प्राचीन मंदिर किस काल की देन है? तो कत्यूरी, यानी कि अधिकतर जो उत्तराखंड में मंदिर बने वो कत्यूरी शैली के आपके बने हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए, कत्यूरी काल के अधिकांश शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे कत्यूरी काल के अधिकांश शासक। कार्तिकेयपुर राजवंश में देखिए सबसे पहले बसंत देव आते हैं, फिर खरपर देव आते हैं, फिर अधिराज देव आते हैं, फिर त्रिभुवन राजदेव आते हैं, फिर निम्बर देव, फिर ईष्टगण, फिर ललितसुर देव, भूदेव, शिलोडियादित्य, इच्छदेव, देष्टदेव, पद्मदेव और सूक्ष्म धृतराज देव। तो ये इनका कालक्रम है, इनको आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट देख लेते हैं, महारानी लद्दा देवी किसकी पत्नी थी? तो अधिराज देव की पत्नी थी महारानी लद्दा देवी। कार्तिकेयपुर राजवंश के किन किन शासकों ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण नहीं की थी? पूछा है। त्रिभुवन राजदेव ने नहीं की थी, निम्बर देव ने नहीं की थी, सलोडादित्य ने नहीं की थी, अन्य ने की थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, निम्बर देव के ताम्र लेख हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो बागेश्वर और पांडुकेश्वर से प्राप्त होते हैं निम्बर देव के ताम्र अभिलेख। तो आपने याद रखना है कहां से प्राप्त होते हैं? बागेश्वर और पांडुकेश्वर से। अगला पॉइंट, बागेश्वर शिलालेख में निम्बर देव को क्या कहा गया है? तो बागेश्वर शिलालेख में निम्बर देव को क्या कहा है? निम्बर्त कहा गया है। निम्बर्त आपने याद रखना, निम्बर्त कहा गया है बागेश्वर शिलालेख में निम्बर देव को। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में निम्बर देव को क्या लिखा गया है? तो क्या लिखा है? निम्बरम लिखा गया है। किसमें? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। यानी कि बागेश्वर शिलालेख में निम्बर्त का लिखा गया है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में निम्बरम लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, निम्बर देव की पत्नी का नाम क्या था? नाथू देवी या दासू देवी था, ये आपको याद रखना है। ईष्टगण देव ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परम माहेश्वर और परम ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी किसने? ईष्टगण देव ने। ईष्टगण देव की रानी का क्या नाम था? तो धरा देवी नाम था। ईष्टगण देव के बाद अगला शासक कौन बना? तो ललित सुर देव बना था ईष्टगण देव के बाद अगला शासक। किस शासक द्वारा अपने शासन काल के 21वें तथा 22वें वर्ष में 2 ताम्र अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो किसने करवाए थे? ललित सुर देव ने करवाए थे पांडुकेश्वर में। 21वें और 22वें वर्ष में 2 ताम्र अभिलेख किसने? ललितसुर देव ने। ललितसुर देव की पत्नियों के नाम क्या थे? तो समा देवी और लया देव, ये इनके नाम थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललित पुत्र भूदेव ने करवाया था। ललित पुत्र भूदेव ने करवाया था बैजनाथ मंदिर जो बागेश्वर में है। भूदेव ने कौन सी उपाधि धारण की? तो परम ब्राह्मण भक्त तथा बुद्ध श्रमण शत्रु, ये उपाधि धारण की थी किसने? भूदेव ने। कौन कौन सी उपाधि? परम ब्राह्मण भक्त तथा बुद्ध श्रमण शत्रु, किसने? भूदेव ने। सलोडादित्य की रानी का नाम क्या था? तो महारानी सिंधवली देवी उनका नाम था, सलोडादित्य की रानी का नाम। आगे बढ़ते हैं, ईष्ट देव की पत्नी का नाम क्या था? तो सिंधु देवी था। किस शासक द्वारा अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में विजयेश्वर निर्माण हेतु
यमुना नामक ग्राम आग्रह के रूप में दिया गया था। तो ईष्ट देव ने दिया था। देष्ट देव की पत्नी का नाम क्या था? तो पछल देवी था इनकी पत्नी का नाम। किस शासक के द्वारा अपने शासन काल के 25वें वर्ष बद्रीनाथ मंदिर के नाम भूमि दान की? तो बद्रीनाथ मंदिर के नाम भूमि किसने दान की थी? पद्मदेव ने दी थी। कब दी थी? 25वें वर्ष में। कार्तिकेयपुर राज्य की राजधानी सुभिक्षपुर में किसने स्थापित किया? तो किसने किया था? तो सुभिक्ष राजदेव ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। जनुश्रुतियों के अनुसार सूक्ष्म सूक्ष्मराज देव के बाद कौन कौन इस वंश के शासक बने? तो नरसिंह देव बने थे, प्रीतम देव बने थे, धामदेव बने थे, वीरम या वीरदेव बने थे। कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ब्रह्मदेव या वीरमदेव था। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव और वीरमदेव। तो पहला शासक आपका बसंत देव, अंतिम शासक आप ब्रह्मदेव। तो ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं, दोनों ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, कत्यूरी काल में स्थापत्य कला। तो कत्यूरी काल में स्थापत्य कला की हम बात करते हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से उत्तराखंड का समृद्ध काल कौन सा? तो कत्यूरी काल ही था। कत्यूरी काल में कितने प्रकार के मंदिर प्रचलित थे? तो दो प्रकार के। एक थे छत्र युक्त मंदिर, एक आपका शिखर युक्त मंदिर, यानी कि छत्र और शिखर वाले मंदिर होते थे। दो प्रकार के मंदिर पाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं, छत्र युक्त मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पैगोडा प्रकार के मंदिर के नाम से जाना जाता है छत्र युक्त मंदिर को। राज्य में कौन कौन से मंदिर छत्रयुक्त मंदिर है? तो छत्रयुक्त मंदिर कौन कौन से हैं? बागेश्वर मंदिर है आपका, जो आपका बागेश्वर में है। लाखा मंडल जो है आपका, ये भी आपका छत्रयुक्त मंदिर है। नेक्स्ट आपका गोपेश्वर चमोली, ये भी आप यहाँ पे जो मंदिर है ये भी छत्रयुक्त मंदिर है। केदारनाथ, ये भी छत्रयुक्त मंदिर है। बिनसर अल्मोड़ा, ये भी छत्रयुक्त मंदिर है। रनीहाथ, ये आपका अल्मोड़ा में, ये भी आपका छत्रयुक्त मंदिर है। देवलगढ़ श्रीनगर में, ये भी आपका छत्रयुक्त मंदिर है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, राज्य में शिखर युक्त मंदिर कौन कौन से हैं? तो बैजनाथ मंदिर बागेश्वर, जागेश्वर मंदिर ये भी शिखर युक्त है। कटारमल जो आपका अल्मोड़ा में, ये भी आपका शिखर युक्त मंदिर। द्वाराहाट, जोशीमठ, आदि बद्री, तो ये सारे आपके शिखर युक्त मंदिर हैं। कत्यूरी कालीन मंदिर की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो कत्यूरी कालीन मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? नागर शैली का प्रचलन होता था, पाषाण एवं काष्ठ का प्रयोग होता था, स्थानीय पाषाणों का प्रयोग होता था, परिवार टाइप के मंदिर होते थे, शिखर मंदिरों में द्विस्तंभ युक्त अर्ध मंडप हुआ करता था। तो ये कत्यूरी काल के मंदिरों की प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, कत्यूरी काल की में सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें तो कत्यूरी काल में उत्तराखंड के मुख्यतः खस, कीरत, कोल आदि प्रमुख निवास करते। तो कत्यूरी काल में कौन कौन सी खस, कीरत, कोल आदि प्रमुख निवास करते थे। कुछ समय बाद इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं शूद्र वर्ण भी अस्तित्व में आए थे। तो पहले खस, कीरत और कोल आदि यहाँ के प्रमुख निवासी हुआ करते थे। उसके बाद देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वर्ण का भी अस्तित्व में आया। समाज में ब्राह्मण को का स्थान सर्वोच्च था। कत्यूरी शासकों द्वारा परम ब्राह्मण उपाधि धारण करना इस बात का प्रमाण होता था। तो यानी कि जो कत्यूरी शासन काल में जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनको सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। किससे स्पष्ट होता है? कि परम ब्राह्मण उपाधि और के धारण करने से इस बात की पुष्टि होती है। धार्मिक स्थिति कैसी थी कत्यूरी काल में? तो उसको देख लेते। कत्यूरी काल में उत्तराखंड में सर्वाधिक शैव और वैष्णव धर्म प्रचलित था। तो कत्यूरी काल में सबसे ज्यादा शैव और वैष्णव धर्म का प्रचलन था उस समय। राज्य के विभिन्न स्थानों पर अनेक शैव व वैष्णव, किससे स्पष्ट होता है? क्योंकि राज्य के विभिन्न स्थानों पे अनेक शैव और वैष्णव मंदिर प्राप्त हुए हैं, की स्थापना हुई है और प्राप्त हुए हैं। ललितसुर देव की पत्नी समा देवी द्वारा भगवान नारायण के मंदिर की स्थापना की गई एवं ललितसुर देव ने वैष्णव मंदिर को भूमि दान दी थी। इसके अतिरिक्त इस काल में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ था। तो बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म का इसमें उल्लेख मिलता है कत्यूरी काल में। कत्यूरी काल में मूर्ति कला की अगर हम बात करें तो कत्यूरी काल में अधिकांश मूर्ति पाषाण एवं धातुओं से निर्मित की गई थी, यानी कि पत्थर और धातुओं की बनी रहती थी अधिकांश मूर्तियां, और काले, सफेद और हरे बलुए पत्थर से निर्मित की गई। काले, सफेद, हरे बलुए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। कत्यूरी काल में अधिकांश शिवलिंग
हर गौरी, नंदी, कार्तिकेय, गणेश, नरसिंह, विष्णु, दुर्गा आदि देवताओं की मूर्तियां निर्मित की गई। इस काल में मूर्ति काल के प्रमुख केंद्र कौन से? लाखा मंडल, जहां से कई मूर्तियां मिली, गंगा द्वार, श्रीनगर, आदि बद्री, जोशीमठ, जागेश्वर, कटारमल आदि हैं। नोट देखिए, राहुल साकृत्यायन ने कालीमठ, रुद्र जो आपका रुद्रप्रयाग में है, में स्थापित हर गौरी की मूर्ति को देखकर कहा कि आप सारे भारत में इतनी सुंदर अखंड मूर्ति कहीं नहीं है। तो ये किसने कहा था? राहुल साकृत्यायन ने कहा था। केंद्र प्रशासन की अगर हम बात करें तो कत्यूरी काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम हुआ करती थी। सबसे छोटी इकाई प्रशासन की क्या हुआ करती थी? ग्राम हुआ करती थी। एवं सबसे बड़ी इकाई क्या हुआ करती थी? राज्य हुआ करती थी। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। कत्यूरी काल में भूमि नाप करने वाला अधिकारी क्या कहा था? प्रमावंतार कहा जाता था। प्रमावंतार कहा जाता था किसको? कत्यूरी काल में भूमि नापने वाले अधिकारी को। आगे बढ़ते हैं, कत्यूरी काल में भूमि नापने हेतु कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो द्रोणवापम व नाली, द्रोणवापम व नाली वापम, या फिर खारी वापम और कुल्य वापम। यानी कि देखिए, द्रोणवापम, नाली वापम, खारी वापम, कुल्य वापम, ये प्रणाली प्रचलित हुआ करती थी। ठीक है। कत्यूरी शासन काल में भोग यानी कि शुल्क आदि करों को वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो भोगपति एवं सल्पिकम कहा जाता था। तो आपने आगे भोगपति कहा जाता था, जो अधिकारी कर वसूलता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है आपका, देखिए, कत्यूरी काल के प्रमुख पदाधिकारी। तो राजव्यय क्या होता था? इस काल का सर्वोच्च पद राजा व्यय था, जो समय पर राजा को अपनी सलाह देता। तो राजा को सलाह देता था, ये राजा व्यय। महासामंत, यह पदाधिकारी सेना का प्रधान होता। तो सेना का प्रधान कौन होता था? महासामंत हुआ करता था। उदाधिला, उदाधिला किसको कहा जाता था? यह आधुनिक सुप्रिटेंडेंट जैसा पदाधिकारी था। तो ये आपका उदाधिकारी क्या होता था? सुप्रिटेंडेंट हुआ करता था। करिका, करिका किसे? राज्य के प्रमुख राजमिस्त्री को करिका कहा जाता है। यानी कि राजमिस्त्री, जो प्रमुख राजमिस्त्री होता था, उसको करिका कहा जाता था। घटपाल, घटपाली किसी कहा जाता है? तो पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त पदाधिकारी। तो पर्वतीय प्रवेश द्वार जो हुआ करते थे, उनके जो रक्षा करते थे, उनको क्या कहा जाता? घटपाल कहा जाता। नरपति, नदी के तटों एवं घाटों पर आवागमन, ये हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था। आवागमन को सुगम बना ले और के लिए नियुक्त पदाधिकारी। यहाँ चुंगी कर भी वसूल करता था। तो चुंगी कर भी वसूल करता था कौन? नरपति। और नदी के तटों की रक्षा करता था। दंडिक, दंडिक किसे कहा था? जनता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त सिपाही। यानी कि जो जनता की जो संपत्ति हुआ करती थी, उसकी सुरक्षा के लिए जो सिपाही नियुक्त होता था, उसको क्या कहा जाता था? दंडिक कहा जाता था। दोषा पराधिका, पराधिक, दोषा पराधिक किसको कहा जाता? अपराधियों को पकड़ने वाला विभाग, सबसे बड़ा अधिकारी। तो जो अपराधियों को पकड़ते थे, उस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, उसको क्या कहा जाता? दोषा पराधिक कहा जाता था। दुस्साह साधनिक, दुस्साह साधनिक किसको कहा था? गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था दुस्साह साधनिक। आगे बढ़ते हैं, दंड पासिक, दंड नायक, महादंड नायक, तो पुलिस विभाग का पदाधिकारी हुआ करता। तो ये पुलिस विभाग से संबंधित होते। चोराधरणिक, चोराधरणिक किसको कहा था? चोर तथा डाकुओं से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी। तो चोर और डाकुओं से जो सुरक्षा करता था, उसको चोराधरणिक कहा जाता था। तो ये आपको याद रखने हैं, जितने भी आपको यहाँ पे नाम बताए हैं। कार्तिकेयपुर राजा कहाँ के मूल निवासी थे? तो अयोध्या के मूल निवासी थे। नरसिंह देव मंदिर किसने बनाया? तो बसंत देव ने बनाया। जागेश्वर में नवदुर्ग, महिषासुर मर्दनी, लखुलिस तथा नटराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ईष्टगण देव ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने अपनी राज्य की सीमाओं को गढ़वाल तथा कुमाऊं तक विस्तृत किया था? तो कार्तिकेयपुर का कौन सा शासक था जिसने अपनी सीमाओं को गढ़वाल और कुमाऊं तक विस्तृत किया? तो ईष्टगण देव ने किया था। अगला पॉइंट, किस शासक द्वारा उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? तो ईष्टगण देव का ही प्रयास था कि उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका, जागेश्वर में विमान मंदिर किसने बनवाया था? तो निम्बर देव ने बनवाया था जागेश्वर में विमान मंदिर।
कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ललित सुरदेव था, ये आप याद रखिएगा। किस कत्यूरी शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए? तो ललित सुरदेव के सबसे ज्यादा ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं कत्यूरी शासक में। द्वाराहाट का गुजरमल मंदिर किसने बनवाया? तो गुर्जर देव ने बनवाया था गुजरमल मंदिर, जो कहाँ है आपका? द्वाराहाट अल्मोड़ा में। वीरम देव की मृत्यु के बाद कत्यूरी राज कितने विभाग में विभाजित हुआ? तो सात भागों में विभाजित हुआ वीरम देव की मृत्यु के बाद कत्यूरी राज। कौन कौन से? कत्यूरी घाटी, पाली पछाऊ, काली कुमाऊं, अस्कोट, बैजनाथ, बारामंडल और डोटी। तो ये 7 विभागों में विभाजित हो गया था आपका कत्यूरी राज। अगला पॉइंट, कुमाऊं पर अशोक चल का आक्रमण कब हुआ? तो 1119 में, वो 91 में, वो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अशोक चल का कुमाऊं पर आक्रमण कब हुआ? 1191 में हुआ। नेपाल के राजा क्राचल देव द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण कब किया था? तो 1223 में किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अशोक चल ने 1191 में और क्राचल देव ने कब किया? आपका 1223 में किया। क्राचल देव के आक्रमण के संबंध में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो गोपेश्वर अभिलेख से प्राप्त होती है। गोपेश्वर जो आपका चमोली में पड़ता है, वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, उससे जानकारी मिलती थी। क्राचल देव ने आक्रमण किया था कहां? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। पाल शासकों द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण का पता किससे चलता है? तो पाल शासकों ने उत्तराखंड में जब आक्रमण किया था, तो इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो बैजनाथ से प्राप्त अभिलेख से होती है। बैजनाथ से प्राप्त अभिलेख लखनपाल, त्रिभुवनपाल और रुद्रपाल एवं उदयपाल के नाम इन अभिलेखों में अंकित है। तो बैजनाथ से जो प्राप्त अभिलेख है, उनसे पता चलता है कि पाल शासकों ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। इनमें देखिए लखनपाल, त्रिभुवनपाल, रुद्रपाल, उदयपाल का नाम इस अभिलेख में अंकित है। कत्यूरी शासन में सोलकिक क्या था? तो सोलकिक क्या था? कर लेने वाला अधिकारी था। सोलकिक किसको बोला जाता? तो कर इकट्ठा करता था, कर लेता था, उस अधिकारी को कहा जाता था। कुनिंद काल में युगशैल की पहचान किस रूप में होती है? तो कालसी के रूप में होती है युगशैल की पहचान। उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो नाग मंदिर, जो आपका बेरीनाग पिथौरागढ़ में, इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन नाग मंदिर कौन सा है? बेरीनाग, जो पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड में सर्वाधिक मुद्राएं कुषाण शासक की प्राप्त हुई हैं। कौन सी, कहां से प्राप्त हुई? मुनिकी रेती से प्राप्त हुई है, ये आप याद रखिएगा। कुषाणों की मुद्राएं किस धातु की बनी होती है? तो सोने व तांबे की बनी होती थी कुषाणों की मुद्राएं। कुषाणकालीन मुद्राओं को वर्तमान में कहां पर रखा गया? तो अल्मोड़ा संग्रहालय में रखा गया कुषाणकालीन मुद्राओं को। लाखा मंडल का पौराणिक नाम क्या है? मण, या जो इसको यमुना प्लस टोंस नदी का संगम है, देहरादून में है आपका। तो लाखा मंडल का पौराणिक नाम क्या था? मण था। उत्तराखंड में राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। उत्तराखंड में राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है। अल्मोड़ा की सभी शैलाश्रय किन पर्वतों की परिधि पर स्थित है? तो काला माटी और दीनापानी पर्वतों की परिधि पर स्थित है अल्मोड़ा के सभी शैलाश्रय। बकरी नुमा जानवर के छायाचित्र कहां से प्राप्त हुए? तो गोरखवा चमोली से प्राप्त हुए। नागराज के फन की आकृति के समान कौन सा शैलाश्रय है? तो फड़कानौला है आपका। लाखू उड्यार के शैलाश्रय किस स्थान के शैलाश्रयों के समान है? तो भीमबेटका के समान है। तो ये थी देखिए आज की 3rd क्लास, जिसमें हम लोगों ने आपका जो आपकी उत्तराखंड की जो प्रथम राजनीतिक वो है आपकी जो कत्यूरी शासन है आपका, उसको हम लोगों ने, यानी कार्तिकेयपुर राजवंश को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी क्लासेस आपको इस तरह की मिल सके। अभी और भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का आपका एग्जाम होगा, आपका अभी जो भर्ती आएगी आपकी लोअर पीसेस की भर्ती आएगी, उसमें भी आपके क्वेश्चंस इससे बनेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी पेपर आप उत्तराखंड के अटेम्प्ट करेंगे, तो सभी में देखिए उत्तराखंड हिस्ट्री आती ही आती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, तो ये पूरी सीरीज आप जरूर देखिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलर बेसिस में मिल सके। चलिए आज की जो वीडियो है इसको यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर